ये है लेबनान। शायद आपने इस देश का नाम तक नहीं सुना होगा। मैप पर लोकेट करना थोड़ा सा और मुश्किल होगा, इतू सा तो देश है। लेकिन इनको इजराइल से पुरानी दिक्कत है, दुश्मनी है, और इसी दुश्मनी से पैदा हुआ है यहां का पावरफुल हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक शिया टेररिस्ट ग्रुप है जिसका मकसद है इजराइल को हराना और वेस्टर्न देशों को मिडिल ईस्ट रीजन से बाहर खदेड़ देना। हिजबुल्लाह ग्रुप ने साफ कर दिया है कि वो इस जंग में फिलिस्तीनियों के साथ है और हमास के साथ भी है। इजराइल से उनकी पुरानी दुश्मनी है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल और हिजबुल्लाह ने एक दूसरे पर मिसाइल भी दागने शुरू कर दिए हैं। युद्ध के आसार दिख रहे हैं। हिजबुल्लाह ग्रुप साफ वार्निंग दे चुकी है कि अगर इजराइल गाजा पर लैंड इन्वेजन करती है तो वो इजराइल पर युद्ध का ऐलान कर देगी। अगर अमेरिका भी एयरक्राफ्ट कैरियर लाती है तो हम उसका भी सामना करेंगे। यह हिजबुल्लाह के लीडर्स का बयान है। इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से इनके पास? इनके पास कॉन्फिडेंस यूं है क्योंकि हिजबुल्लाह कहती है कि इनके 1 से 2 लाख सैनिक हैं, तैयार हैं। इनके पास प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स है और पूरी मिलिट्री तैयारी है कि वो इजराइल को 1-on-1 टक्कर दे पाए, और वो तब तक लड़ने के लिए तैयार है जब तक इजराइल का इल्लीगल कब्जा खत्म नहीं होता। दूसरी तरफ इजराइल ने साफ कर दिया है कि अगर हिजबुल्लाह इजराइल पर किसी भी तरीके का हमला करती है तो वो पूरे लेबनान, सीरिया और हिजबुल्लाह के आका यानी ईरान पर युद्ध का ऐलान कर देगी। वहां भी बमबारी शुरू कर देगी। यानी कि बेसिकली जहां जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी है, जहां से उनको पैसा मिलता है, वहां हमला होगा। हिजबुल्लाह का नाम और निशान मिटा दिया जाएगा, जैसे कि पैलेस्टाइन अभी माने हमास के साथ जो हो रहा है। ऑलरेडी खबर यह भी है कि इजराइल ने सीरिया में कुछ एयर बेसिस पर हमला शुरू कर दिया है, एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी किया है। हिजबुल्लाह लेकिन कहता है कि वो इजराइल से डरता नहीं है। पहले भी इजराइल को पीछे खदेड़ा है और अभी भी खदेड़ने की क्षमता रखता है। उधर ईरान ने भी कह दिया है कि वो हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा। अगर हिजबुल्लाह पूरी तरीके से इस युद्ध में एंटर करता है तो उससे क्या एक बड़ा एस्केलेशन हो सकता है? क्या हम एक वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति देख रहे हैं? देखिए, पहले जो गाजा तक सीमित था वो इजराइल पहुंचा। अब वही चीज पूरे मिडिल ईस्ट तक फैल सकती है अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हिजबुल्लाह इसमें इन्वॉल्व होती है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि कैसे यूएसए, यूके अपने वॉरशिप्स इस रीजन में भेज रहा है, सबको आगाह कर रहा है, वार्निंग इशू कर रहा है। क्यों? क्या इसलिए कि इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है, या मामला इससे कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इससे ज्यादा ही कुछ और कॉम्प्लिकेटेड है? कॉम्प्लिकेटेड तो है, समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, कौन सी खेत की मूली है ये हिजबुल्लाह? इससे क्या हमें रियली वरिड होना चाहिए? उनकी लड़ाई इजराइल के साथ कितनी पुरानी है और क्या है? क्या वो सच्ची में पहले इजराइल को वापस खदेड़ चुके हैं? क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि इजराइल को किसी ने आज तक हराया नहीं है। क्या उनको इजराइल से वो टक्कर ले पाते हैं? क्या क्षमता है उनके पास? ये भी जानना जरूरी है। और क्या इस पूरे किस्से में ईरान, सीरिया, अमेरिका, रशिया ये सब भी जुड़ सकते हैं? पहले पैलेस्टाइन बेस्ड हमास का टेरर अटैक और अब लेबनान बेस्ड हिजबुल्लाह की युद्ध की धमकी। ध्यान से सुनिए, कॉम्प्लिकेटेड मामला है, लेकिन अगर कभी तीसरा विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ, तो ट्रिगर आपको इसी रीजन में मिलेगा। मैप देखिए, यह है लेबनान। इजराइल और फिलिस्तीन के नॉर्थ में है लेबनान और उनके साथ यह बॉर्डर शेयर करता है। लेबनान की खुद की बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। साइक्स-पिको प्लान के तहत वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लेबनान फ्रांस के कंट्रोल में था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसे आजादी मिली। हमने अपने इन डेप्थ वीडियो में इजराइल अरब वॉर्स डिटेल में कवर किए हैं। इस रीजन में जो टेंशन था, इस रीजन में जो टेंशन हैं, उसका जन्म यूरोपियन पावर्स ने कैसे दिया, यह हमने आपको डिटेल में समझाया है। खैर, यहां बस इतना जान लीजिए, और इतना जानना जरूरी है कि लेबनान 2 चीजों से बुरी तरीके से डिस्टेबलाइज होते आई है पिछले कई सालों में। और पहला है कंटिन्यूअस इजराइल अरब वॉर। पहले अरब इजराइल जंग में लाखों फिलिस्तीनी को इजरायली आर्मी बेदखल करती है। बेदखल होकर ये जाते कहां हैं? बहुत सारे लोग लेबनान पहुंचते हैं और जंग के बाद इजराइल इन्हें राइट टू रिटर्न यानी घर वापसी का हक नहीं देती है, तो उनको लेबनान में ही बस जाना पड़ता है। यही पैटर्न हर जंग, दूसरे, तीसरे, चौथे अरब इजराइल वॉर में हमें दिखने को मिलता है। और आज की डेट में लाखों फिलिस्तीनी लेबनान में रेफ्यूजीज के तौर पर रह रहे हैं। दूसरी चीज है लेबनान का सिविल वॉर। लेबनान में बहुत रिलीजियस डाइवर्सिटी है। सुन्नी, मुस्लिम, शिया, मुस्लिम, कैथोलिक, क्रिश्चियन, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन। आजादी के बाद यहां मैनोराइट क्रिश्चियन माइनॉरिटी, जो कि एक कैथोलिक क्रिश्चियन सेक्ट है,
उनका पॉलिटिकल कंट्रोल था, उनका पॉलिटिकल दबदबा था। एंड में टेंशंस चलते देश में अलग अलग ग्रुप्स के बीच में सिविल वॉर हो जाता है। 1975 में एक ओपन सिविल वॉर, एक जंग छिड़ जाती है इन्हीं ग्रुप्स के बीच में। याद रखिए, पहले से ही लेबनान में लाखों की संख्या में डिस्प्लेस्ड फिलिस्तीनी मौजूद थे और पीएलओ यानी पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जैसे फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहां से ऑपरेट करते थे। तो वैसे में ही इजराइल 1970s से ही लेबनान की सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर करता आया था। ऊपर से सीरिया ने भी लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट में इंटरवीन किया। अब भाई वो भी अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा था वहां। और 1979 में याद रखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ था, ईरान में शिया फोर्सेस ने पावर ग्रैब किया, ईरान को अपने कंट्रोल में किया, जिसके चलते लेबनान में भी शिया फोर्सेस को बहुत बड़ा एक बूस्ट मिला। ऊपर से कई सारे फिलिस्तीनी रेफ्यूजीज ने अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स बनाने की कोशिश की और ये जो आर्म्ड ग्रुप्स है उन्हें ज्वाइन किया और डिक्लेयर कर दिया कि वो आर्म्ड रेजिस्टेंस के थ्रू अपनी जमीन वापस लेंगे इजराइल से। इस सिचुएशन को देखते इजराइल ने 1982 में लेबनान को इन्वेड कर दिया। इमीडिएट रीजन यही था कि लेबनान बेस्ड पीएलओ ने कुछ इजरायली डिप्लोमेट्स को मार गिराया था। लॉन्ग गेम लेकिन यही था कि लेबनान की सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए और वहां एक प्रो इजराइल सरकार इंस्टॉल किया जाए, जिससे कि इजराइल के ऊपर कोई आंख उठाकर भी ना देखे। शुरुआत में इजराइल काफी सक्सेसफुल था इसमें। बेरूट माने लेबनान के कैपिटल को ऑलमोस्ट कैप्चर कर लिया था। 1982 में एक पीस प्लान बनाया जाता है और इजराइल बेरूट से विड्रॉ कर जाता है, मगर साउथ लेबनान में कई इलाकों पर मिलिट्री ऑक्यूपेशन जारी रहती है ताकि इजराइल निगरानी रख सके कि भाई पीएलओ या फिर दूसरे फिलिस्तीनी ग्रुप्स इजराइल को इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे हैं। यानी इजराइल का जो शक था, उसका जो स्ट्रेटेजिक प्ले था वो सही था, पर इजराइल का यह प्लान कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाता है। लेबनान में और खासकर कि साउथ लेबनान में इजराइल के खिलाफ और नाराजगी पैदा होती है इस ऑक्यूपेशन की वजह से। बहुत लोग पीस प्लान को एक सरेंडर प्लान समझते हैं और कई ग्रुप सदर्न लेबनान में इजराइल का कंट्रोल खत्म करना चाहते हैं। इस कोशिश में वो कहते हैं कि हम हथियार उठाएंगे। और यहां जियोपॉलिटिक्स आपको समझना होगा। साउथ लेबनान जहां इजराइल का कंट्रोल था, वहां एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है शिया मुस्लिम। तो यहां 1982 में इजराइल ऑक्यूपेशन के खिलाफ एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है जिसका नाम पड़ता है हिजबुल्लाह। इस शिया ग्रुप को ईरान भी फंड करती है क्योंकि ईरान की टॉप लीडरशिप को भी पता है कि इस एरिया में अपना एलाय होना, अपना प्यादा होना बहुत जरूरी है। ठीक जैसे यूके यूएसए को मालूम है कि मिडिल ईस्ट में अपनी प्रेजेंस रखने के लिए एक एलाय जरूरी है मिडिल ईस्ट में। तो 1985 से 2000 तक साउथ लेबनान में जंग चलती है। एक तरह इजराइल के आर्म्ड फोर्सेस और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स। और भी कुछ ग्रुप शामिल होते हैं पर मेन तो यही दो किरदार हैं। इजराइल साउथ लेबनान के एरियाज को ऑक्यूपाई तो कर पाता है, पर हिजबुल्लाह एक गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक अपनाती है, जैसे वियतनाम में अमेरिका खिलाफ अपनाया गया था। कांस्टेंट एम्बुशिंग और असैसिनेशन से इजराइल का मोराल को चोट पहुंचाने की कोशिश होती है। हिजबुल्लाह ने साउथ लेबनान में एक बहुत इलेबोरेट टनल सिस्टम भी क्रिएट किया, खुफिया टनल्स, जिसके जरिए इजराइल के इंटेलिजेंस फोर्सेस को वो चकमा दे पा रहे थे। इजराइल भी जानता था कि लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग गेम में साउथ लेबनान के एरियाज को ऑक्यूपाई वो नहीं कर पाएगी, वहां की पॉपुलेशन उनके सख्त खिलाफ है। पर इजराइल चाहता था कि उनका विड्रॉल एक लार्जर पीस प्लान के संदर्भ में हो, जिसमें सीरिया भी शामिल हो, लेबनान भी शामिल हो। बेसिकली विड्रॉल जिससे वो दिखा पाए कि उसने कोई ना कोई अपनी पॉलिटिकल या मिलिट्री गेन्स हासिल की हो, अपनी नाक बचाई हो। पर हिजबुल्लाह के रेजिस्टेंस के चलते इजराइल को बिना किसी पीस एग्रीमेंट, बिना किसी पीस प्लान वहां से विड्रॉ करना पड़ता है ईयर 2000 में। इसको हिजबुल्लाह आज तक अपनी एक बहुत बड़ी मिलिट्री जीत मानती है। उनका जो प्रोपेगेंडा है वो यही कहता है कि दूसरे अरब देश मिलकर भी इजराइल को हरा ना पाए, लेकिन वही काम हिजबुल्लाह ने अकेले करके दिखाया, इजराइल को पीछे खदेड़ कर दिखाया। अपनी जीत के बाद हिजबुल्लाह के लीडर नसरल्लाह ने अपनी एक स्पीच में फिलिस्तीनियों से मुखातिब होते हुए कहा कि फिलिस्तीनियों, तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। दुनिया शायद तुम्हें अकेला छोड़ दे, मगर तुम अकेले ही अपने खोए हुए घर का हक हासिल कर सकते हो। जैसे लेबनान ने अपनी जमीन वापस ली, वैसे ही फिलिस्तीन भी कर सकता है। यह भाषण ईयर 2000 में दिया गया था और कहीं ना कहीं हमास इससे इंस्पायर हुई है और इसी को फॉलो करती है।
2013 में यूएस ने, ईयू ने, बेसिकली वेस्टर्न ब्लॉक ने हिजबुल्लाह को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया। लेकिन हिजबुल्लाह एक कोई शैडोई टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जो हवा में दो चार गोली चला दे। आज के डेट में हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, एक स्टेट विद इन अ स्टेट है। समझाता हूं। हिजबुल्लाह की जो पॉलिटिकल विंग है उसको यूरोपियन यूनियन टेररिस्ट नहीं मानती है, पर उसके मिलिट्री विंग को टेरर ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। पॉलिटिकल विंग हो या मिलिट्री विंग हो, हिजबुल्लाह का लेबनान में और खास करके साउथ लेबनान में वाइड स्प्रेड पब्लिक सपोर्ट है। कई बार हिजबुल्लाह लेबनान में चुनाव भी जीत चुकी है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का राज्य अपने आप में ऑपरेट करता है, माने लेबनान के अंदर एक अपना स्टेट, अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त इजराइल की गाजा के ऊपर बॉम्बिंग्स जारी हैं, 6000 से ज्यादा बॉम्ब्स, और हमास की खोज में इजराइल ने हजारों पैलेस्टीनियंस की जान ले ली है। इसके बारे में हमने आपको डिटेल में पार्ट 2 हमारा जो एपिसोड था इस कॉन्फ्लिक्ट पर, उस पर हम बता चुके हैं। और अब बात हो रही है एक ग्राउंड इन्वेजन की। अगर ऐसा होता है तो क्या हिजबुल्लाह इस जंग का हिस्सा बनेगी? क्या वो इजराइल को नॉर्थ साइड से अटैक करेगी? और क्या वो पासा पलट सकती है? क्या इससे वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है? यह समझना जरूरी है। और यह स्पेकुलेशन से थोड़ा सा ज्यादा अब मामला बढ़ चुका है। 11 अक्टूबर की रात को खबर आई कि नॉर्दर्न इजराइल में बहुत सारे एरियल अलर्ट सिस्टम्स ट्रिगर हो गए हैं। कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को इन्वेड कर ही दिया है, लेकिन बाद में खबर यह आती है एक फेक न्यूज है, कोई इन्वेजन नहीं हुआ है। अभी काफी फॉग ऑफ वॉर चल रहा है और बेसिकली फेक न्यूज का माहौल है। अभी तक इन्वेजन नहीं हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह अपनी वार्निंग पर कायम है कि अगर इजराइल गाजा पर लैंड असॉल्ट करती है, लैंड इन्वेजन करती है, तो वो इस जंग का हिस्सा बनेगी। लग रहा है कि इजराइल गाजा पर ऐसा एक इन्वेजन शुरू कर सकता है किसी भी वक्त। लाखों सैनिक अभी बॉर्डर पर तैनात हैं, पर अगर इन्वेजन हुआ तो इजराइल को एक 2 फ्रंट वॉर का सामना करना पड़ेगा। साउथ में गाजा का इन्वेजन और हमास, नॉर्थ में हिजबुल्लाह, जो कि इजराइल के लिए बहुत आसान नहीं होगा। ठीक है, पैसा है, बेशुमार टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो तो अमेरिका के पास भी था, अफगानिस्तान में और वियतनाम में। और जैसे अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करती है, इस केस में ईरान हिजबुल्लाह को सपोर्ट कर रही है, उसे फंड कर रही है। तो हिजबुल्लाह के पास रिसोर्सेज हैं कि वो एक लंबी जंग लड़ सके। उनके पास चाइना मेड, रशिया मेड एंटी शिप मिसाइल्स है, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स है, और ईरान मेड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल्स एंड वॉर ड्रोन्स भी है। पर हिजबुल्लाह के जुड़ने से एक वर्ल्ड वॉर 3 की स्थिति फिर कैसे पैदा हो रही है? या हम ऐसे ही आपको यहां पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? इजराइल डिफेंस स्पोक्स पर्सन का कहना है, कह चुके हैं कि अगर हिजबुल्लाह जंग का हिस्सा बनती है तो उनके साथ भी वही होगा जो आज गाजा में हो रहा है। यानी हमास की तरह इजराइल उनको भी पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने की कोशिश करेगी, पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के पीछे जाएगी। यूएस भी हिजबुल्लाह को वार्निंग दे चुका है, और जाहिर सी बात है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस दौड़ता हुआ इजराइल की मदद करने आएगा। अब तक जो अरब देश हैं उन्होंने फिलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी जताई है, लेकिन और ये जो ऑक्यूपेशन है गाजा स्ट्रिप का, इसके बारे में कड़ी निंदा की है, लेकिन बस कड़ी निंदा की है, कोई एक्शन, कोई ठोस एक्शन नहीं उठाया है। लेकिन अगर इजराइल और यूएस सीधा लेबनान पर अटैक करता है, सीरिया पर बम गिराता है, तो फिर दूसरे अरब देशों को भी शायद डिसाइड करना पड़ेगा कि युद्ध में वो किसकी तरफ है। अगर सीरिया पर हमला होता है तो क्या रशिया इन्वॉल्व होता है? वो क्या शांत रहेगा? वैसे में भी याद रखिए, रशिया वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ यूक्रेन में ऑलरेडी लड़ाई लड़ रही है। अगर वेस्टर्न पावर्स मिडिल ईस्ट में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं तो 2 फ्रंट्स खुल जाते हैं। रशिया भी इन्वॉल्व होती है और शायद यूक्रेन को सपोर्ट भी उधर कम पड़ जाता है, तो रशिया का भी इंटरेस्ट है इसमें इन्वॉल्व होने का। और याद रखिए, ईरान और यूएस के रिलेशंस तो वैसे में ही बहुत टाइम से खराब चल रहे हैं। यूएस ने ईरान एयर स्पेस को वायलेट करके उनके टॉप मिलिट्री जनरल को मार गिराया, और ईरान के हिसाब से यह एक टेररिस्ट एक्ट था जो उनकी सॉवरेन टेरिटरी के ऊपर हुआ है। लेकिन बाइडेन ने भी इसी वजह से बहुत स्ट्रांग वार्निंग इशू की है कि भाई अपनी लड़ाई जो है वो है ईरान, तुम इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं होगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानती है कि अगर चीज वर्ल्ड वॉर की तरफ जा रही है, अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व हो गए तो यूएस को भी बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है अगर ईरान इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। याद रखिए, आपको वेस्टर्न देशों में एंड में अफगानिस्तान से उनको रिट्रीट ही करना पड़ा, कोई जीता नहीं, सब लूजर्स ही रहे उस वॉर में।
वेस्टर्न देशों ने साफ तौर पर कह दिया है कि इजराइल को वो सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या वो फाइनेंशियली और मिलिटरीली एक लॉन्ग वॉर को सपोर्ट करेंगे? क्या वो गाजा पर जिस तरीके से बमबारी हो रही है उसको इंडेफिनेटली सपोर्ट करेंगे अगर लाखों लोग मरेंगे? ये देखने वाली बात है। याद रखिए, यूक्रेन के लिए जितना पहले सपोर्ट था, अब वो सपोर्ट धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहा है। इजराइल के पास आज एक ब्लैंक चेक है, बिल्कुल, और होना भी चाहिए जिस तरीके से उन पर टेरर अटैक हुआ है, लेकिन ये ब्लैंक चेक कल हो ना हो, अंत में नतीजा जो भी हो भाई, पिस्ता तो बेकसूर आम आदमी है, आम जनता है। पहले 2 लाख बेकसूर इराकियों की मौत हुई, आज 20 लाख पैलेस्तीनी बिना खाना, बिना पानी, बिना बिजली, इजराइल उन पर बॉम्ब गिराया जा रहा है। अगर एक ऑल आउट वॉर हो जाता है तो एक बार फिर से आदमी तो बेकसूर मरेगा ऑन द ग्राउंड, उनके आका लोग अपने बंकर पर बैठे रहेंगे। शायद इसीलिए मोदी सरकार ने भी फिर से हमारे देश, भारत देश की पुरानी नीति दोहराई है कि इजराइल पैलेस्टाइन के बीच में एक ही सोल्यूशन है कि वहां दोनों शांति से रहे। पैलेस्टाइन अपना देश हो, इजराइल अपना देश हो। और हमास का, बिल्कुल सही बात है, हमास का जो जानवर टाइप टेरर अटैक था वो गलत था, लेकिन यह हक नहीं देता है इस बात से कि इजराइल पैलेस्टीनियंस को, सारे पैलेस्टीनियंस को जानवर की तरह ट्रीट करे। तो एट द एंड तो बैठकर बात ही करना होगा। लेकिन इससे जो सिचुएशन अभी उत्पन्न हो रही है, ये तो वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ही जा रही है। होप यही है, आशा यही है कि हिजबुल्लाह इस चाबी का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि हिजबुल्लाह अगर इस चाबी का इस्तेमाल करती है, अगर इजराइल बमबारी के बाद ग्राउंड इन्वेजन करती है गाजा स्ट्रिप पर और हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होती है, यह युद्ध बहुत बड़ा बन सकता है।